आज का हमारा टॉपिक है मेकिंग अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। इसके पहले के लेक्चर में हमने केमिकल इक्वेशन एंड इट्स बैलेंसिंग तक पढ़ लिया था कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है और उसको कैसे बैलेंस करते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। और आज हमें पढ़ना है कि किसी केमिकल इक्वेशन को कैसे और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। नॉर्मल अभी तक हमने जितने भी केमिकल रिएक्शन देखे थे या फिर उसकी बैलेंसिंग देखी थी तो जस्ट केमिकल रिएक्शन को उसके फॉर्मूले के टर्म में लिख दिया। तो आज हमें पढ़ना है कि उसको कैसे इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, जिससे आप केमिकल रिएक्शन को एक बार देखो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज मिल पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेक्चर को लास्ट तक देखना। लेक्चर को आप लास्ट तक देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें माइंड में आपके सेट हो जाएगी और आपको दोबारा बुक ओपन करने की पढ़ने की नीड नहीं होगी। सो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो अब हम देखते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे हम और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। ठीक है, मीन्स क्या क्या टर्म को ऐड करके हमें एक सिंगल रिएक्शन से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका केमिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले सब्सटेंस की अगर हम स्टेट को डिफाइन कर दें तो उससे हमारा जो केमिकल रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, मोर इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा। मीन्स हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा। नेक्स्ट है रिएक्शन कंडीशन। रिएक्शन कंडीशन क्या होती है, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए क्या होता है, कंडीशन नीड होती है। सारी की सारी रिएक्शन जो होती है वो नॉर्मली परफॉर्म नहीं होती है, उसके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल कंडीशन की नीड होती है। तो उस स्पेशल कंडीशन को हम बोलते हैं रिएक्शन कंडीशन। एंड थर्ड वन एनर्जी। इसमें कुछ रिएक्शन जो होते हैं वो एनर्जी को इवॉल्व करते हैं और कुछ रिएक्शन जो होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो उसी रिएक्शन का हमें पढ़ना है। ठीक है, उसी रिएक्शन के बारे में पढ़ना है कि कैसे रिएक्शन इवॉल्व करते हैं एनर्जी को और कैसे रिएक्शन जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट है फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। किसी केमिकल रिएक्शन में फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस को कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिक्विड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, गैसियस फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और एक और सॉल्यूशन है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो सॉलिड के लिए आपका होता है स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, लिक्विड के लिए स्मॉल एल से, एक्वस सॉल्यूशन के लिए आपका AQ से और गैस को स्मॉल g से एरो जो होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारा एक रिएक्शन है जिसमें मैग्नीशियम जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। ठीक है, अब हम इस रिएक्शन को देख रहे हैं। हमें इस रिएक्शन में जितने भी सब्सटेंस इन्वॉल्व है उसके स्टेट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। हमें नहीं पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड होता है कि सॉलिड होता है, या फिर मैग्नीशियम सॉलिड होता है कि गैस होता है। इसके बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है। बट हम जैसे ही इसका फिजिकल स्टेट लिख देंगे तो आप देखते ही समझ जाओगे कि जो भी सब्सटेंस इन्वॉल्व है उसका स्टेट क्या है। ठीक है, तो इसी फिजिकल स्टेट को ऐड करने से आपका जो रिएक्शन होगा वो क्या हो जा रहा है, और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन को और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। हम जानते हैं जो हमारा मैग्नीशियम होता है वो होता है सॉलिड होता है। ठीक है, तो जब सॉलिड होता है, सॉलिड को स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, तो इसके प्लेस पे स्मॉल एस लिख देंगे, फिर प्लस, फिर H2SO4 होता है। यहाँ पे L गलत लिख गया है, वो होता है एक्वस सॉल्यूशन होता है, यानी इसके बगल में हमें क्या लिख देना है, AQ लिख देना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा बना, जब रिएक्शन हुआ तो मैग्नीशियम सल्फेट बना। मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है वो भी एक्वस होता है और जो हाइड्रोजन होता है वो गैसियस फॉर्म में होता है, यानी आप इसके बगल में स्मॉल g भी लिख सकते हो और यहाँ पे जो एरो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो रिएक्शन में हमने क्या कर दिया, फिजिकल स्टेट को ऐड कर दिया और जैसे ही फिजिकल स्टेट ऐड कर दिया उसके बाद हमारा इंफॉर्मेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक सिंगल लाइन के रिएक्शन से ही आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले पा रहे हो। ठीक है, अब इसके बाद हमारा दूसरा है, दूसरे रिएक्शन में हम देखते हैं कि इसमें फिजिकल स्टेट को ऐड करने से क्या होगा,
तो ये हमने पहले ही पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में ही पढ़ा था कि जब प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन वाला एग्जांपल हम देख रहे थे तो उसमें देखा था कि लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है तो लेड आयोडाइड का येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक है, तो ये वही वाला रिएक्शन है। तो ये आपको देखो PbNO3 का होल ट्वाइस ये लेड नाइट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसमें हमने देखा था कि दोनों के ही इक्वल सॉल्यूशन को हम लिए थे, तो यहाँ पे लिख देते हैं ठीक है, इक्वल सॉल्यूशन है, इसलिए बगल में AQ लिख दिया। पोटेशियम आयोडाइड का भी इक्वल सॉल्यूशन था, और जब रिएक्शन परफॉर्म हुआ तो हमारा क्या बनता है, लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बनता है येलो कलर का। तो जो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि प्रेसिपिटेट को भी हम लोग सॉलिड स्टेट में कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PbI2, और ये क्या है, सॉलिड है, प्लस पोटेशियम नाइट्रेट का इक्वल सॉल्यूशन रहेगा। यानी हमने 3 कंडीशन पढ़नी थी। फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस को ऐड करने से हमारा जो रिएक्शन होता है वो मोर इन्फॉर्मेटिव बन जाता है। और फिर सेकंड है हमारा, उसमें जो सेकंड था रिएक्शन कंडीशन। रिएक्शन कंडीशन को बताने से भी इंफॉर्मेशन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे रिएक्शन कंडीशन टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, कैटलिस्ट हो सकती है, हीट हो सकता है, ये सभी के सभी आपका क्या रिएक्शन कंडीशन है। जैसे कि आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस देखो तो उसमें सनलाइट के प्रेजेंस में वो रिएक्शन परफॉर्म होता है। इसका मतलब है वहां पे किसकी नीड होती है, हीट की नीड होती है। कुछ रिएक्शन होते हैं उसमें कैटलिस्ट की नीड होती है। कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है। अगर हमें देखना है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो वो कुछ टाइम में हमें प्रोडक्ट दिख जाएगा, तभी तो हम उसको कंक्लूड कर पाएंगे। पता चला कि 1-2 डेज लग रहे हैं रिएक्शन से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में, तब तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, हम उसको इजीली चेक नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे हम कैटलिस्ट यूज कर देते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन रेट को इंक्रीज कर देता है। तो कैटलिस्ट भी आपका एक रिएक्शन कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पे एक रिएक्शन देख रहे हैं, मोनोऑक्साइड से जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो आपका ये मेथनॉल बनता है। CH3OH को हम लोग मेथनॉल बोलते हैं या फिर मेथिल अल्कोहल बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एरो के ऊपर यहाँ पे लिखा है 300 ATM। ATM मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 300 डिग्री सेल्सियस, ZnO यानी जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड। तो ये आपको अगर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से मेथनॉल बनाना है तो आपके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होना चाहिए वो भी 300 होना चाहिए, टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और कैटलिस्ट के रूप में आपके पास क्या होना चाहिए, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड। अगर आप इतने सारे रिएक्शन कंडीशन देते हो तब जाके कार्बन मोनोऑक्साइड से हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या बना देगा, मेथनॉल। अगर नहीं दोगे तो रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब उसके बाद है रिएक्शन कंडीशन के लिए में ही हमने फर्स्ट एग्जांपल देख लिया मेथनॉल फॉर्मेशन। सेकंड एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का ये रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और रिएक्शन के बाद क्या मिलता है हमें, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे रिएक्शन कंडीशन क्या है, सनलाइट होनी चाहिए और क्लोरोफिल होना चाहिए। इन सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों में से एक भी अगर अब्सेंट हो गया तो आप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्ट कराते रहो, बट आपको ग्लूकोज और ऑक्सीजन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है रिएक्शन कंडीशन में हीट का भी यूज करते हैं। ये जो आप यहाँ पे इस डेल्टा का सिंबल बनाए, ट्रायंगल टाइप का जो सिंबल बनाए, ये हीट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जब पोटेशियम क्लोरेट, ये KClO3 को हम पोटेशियम क्लोरेट बोलते हैं, जब पोटेशियम क्लोरेट को हीट करते हैं मैग्नीज ऑक्साइड के प्रेजेंस में, MnO2 होता है मैग्नीज ऑक्साइड, हीट करते हैं तो पोटेशियम क्लोरेट जो होता है वो
पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा स्टेज हमने बता दिया। इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के पहला था आपका कि आप उसके फिजिकल स्टेट को ऐड कर दो, और सेकंड है उसके रिएक्शन कंडीशन को बता दो। ठीक है, अब थर्ड है इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। कुछ रिएक्शन में एनर्जी इवॉल्व होती है और कुछ रिएक्शन में एनर्जी जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है। एनर्जी एब्जॉर्ब होने का मतलब है कि रिएक्टेंट के साथ आप उसको एनर्जी भी दो तब जाके प्रोडक्ट बनेगा, और एनर्जी इवॉल्व होने का मीनिंग होता है कि जब आप रिएक्टेंट का रिएक्शन करवाए तो प्रोडक्ट के साथ आपको एनर्जी भी मिलेगी। ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी वाले रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं, मतलब जो इसमें हीट जो होती है इवॉल्व होती है। और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी जिसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, इसका मीनिंग है कि जब आप रिएक्टेंट का रिएक्शन करवा रहे हो तो उसके साथ आपको एनर्जी भी देना होगा, तब जाके आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे बताते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है इवॉल्व होती है वो आपका होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका एग्जांपल है बर्निंग ऑफ फ्यूल, रेस्पिरेशन, ये सारे आपके प्रोसेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। तो यहाँ बर्निंग ऑफ फ्यूल का देखते हैं। फ्यूल आपका एलपीजी गैस भी फ्यूल आता है, मेथेन जो है वो भी आपके फ्यूल में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मेथेन ले लिया। मेथेन एक क्या नेचुरल गैस होती है। तो जब आप मेथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हो तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, और साथ ही साथ हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल हो गया, एक्सोथर्मिक एनर्जी का एग्जाम्पल हो गया। तो नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन प्रोसेस में ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो एनर्जी क्या है इवॉल्व हुई है। तो जब एनर्जी इवॉल्व हुई है तो ये किसका एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल। ये C6H12O6 जो है उसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन मीन्स रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है एब्जॉर्ब होती है, मतलब हीट जो आप एक्सप्रेशन में हीट टर्म को यूज करोगे उसको आपको रिएक्टेंट के साइड लिखना होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप जब भी एनर्जी लिख रहे थे या हीट एनर्जी लिख रहे थे किसके साइड लिख रहे थे, प्रोडक्ट के साइड लिख रहे थे, आपकी जो हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही थी। बट एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या होता है एब्जॉर्ब होता है। तो जितने भी आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है आप इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखोगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पढ़ेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। बस इस लेक्चर में आप इतना ध्यान रख लो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उस किस टाइप के रिएक्शन में मैक्सिमम दिखता है, तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में दिखता है। ठीक है, क्लियर होगा, आई थिंक आपको क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन का जो एग्जाम्पल होता है यहाँ पे देखो, ये कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट के साथ हीट दे रहे हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी होना चाहिए, मिस हो गया है। कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में ये डिकम्पोज हो जा रहा है, और यहाँ पे सॉरी हीट नहीं रहना चाहिए, फिर से देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट दे रहे हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जा रहा है। तो ये आपका किसका है एग्जाम्पल है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। हीट देखो, हीट को हमने किधर साइड लिखा है, रिएक्टेंट के साइड लिखा है, मतलब हीट क्या हो रही है एब्जॉर्ब हो रही है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हमें करवाना होता है तो वाटर में हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, एक टाइप का एनर्जी है। तो एनर्जी यहाँ पे
एब्जॉर्ब हो रहा है, और जब एनर्जी देते हैं तो आपका वाटर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में डिकम्पोज हो जाता है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। देखो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट देना होता है, तो सनलाइट भी क्या एक टाइप का एनर्जी है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लेक्चर को लाइक एंड शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको चैनल के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।